भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रमापति राम जी त्रिपाठी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र जी शुक्ल, जिले के अध्यक्ष श्री अरुण जी शुक्ल और आप सभी जिन्हें बेहद प्यार करते हैं और पांचवी बार जिन्हें चुनकर आपने भारत की संसद में भेजा है। और मैं कहना चाहता हूं, जिन्हें आप ही केवल प्यार नहीं करते हैं, मैं भी जिन्हें दिल से प्यार करता हूं, ऐसे श्री पंकज चौधरी और आपके पड़ोस के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र डुमरियागंज के लोकप्रिय सांसद जो बराबर भारत की संसद में गरजते रहते हैं, ऐसे श्री जगदंबिका पाल जी, पूर्व विधायक, जिस नौजवान का भी अभी आपने भाषण सुना है, मैं तो चाहता था कि वह विधानसभा में पहुंचे, श्री बजरंग बहादुर सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री समीर जी त्रिपाठी, विधायक श्री जन्मेजय सिंह जी, श्री दुर्गा राय, श्री जनार्दन गुप्त, श्री अशोक सिंह, श्री संतराज यादव और यहां पर उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान मित्रों, माताओं एवं बहनों, लंबे अरसे के बाद आप सबका दर्शन करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में रहते हुए मंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, पार्टी का काम करते हुए बराबर आप लोगों से मिलना जुलना होता था। लेकिन केंद्र में जाने के बाद मैं भरपूर कोशिश करता हूं कि चाहे हिंदुस्तान के जिस कोने में भी हमें क्यों न जाना पड़े, लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ हमारा रिश्ता टूटना नहीं चाहिए। और लाख व्यस्तताओं के बावजूद मैं समय निकालकर उत्तर प्रदेश में पहुंचने की कोशिश करता हूं। लेकिन यदि कभी कभी देर हो जाती है तो मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, चाहे मैं जहां रहूं, जिस रूप में रहूं, मेरे बहनों भाइयों, आपने बेहद प्यार दिया है, आपका ही रहूंगा, यह आपको मैं भरोसा दिलाता हूं। मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश के हमारे किसानों को, हमारे गरीबों को, हमारे जवानों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय कठिनाइयां कुछ और अधिक बढ़ गई, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने, जिसे कहा जाए, छप्पर फाड़ कर हम लोगों की झोली भर दी है और केंद्र में बहुमत के आधार पर सरकार बनाई है। भारत के इतिहास को यदि किसी ने पलटा है मेरे बहनों भाइयों, तो आप सभी लोगों ने पलट दिया है। आजाद भारत के इतिहास में कभी भी किसी गैर कांग्रेसी राजनीतिक पार्टी को भारत की संसद में स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं हुआ था। आप सबका आशीर्वाद था और आप सबकी यह कृपा थी कि हम लोगों के अपील पर उस समय हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री थे और मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। आप लोगों ने जमकर समर्थन किया और पहली बार इस हिंदुस्तान में गैर कांग्रेसी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी को भारत की संसद में आपने स्पष्ट बहुमत देने का काम किया है। जब यहां पर मंच पर मैं बैठा हुआ था, फूलों की हार पहनाई जा रही थी, तो मैं बैठे बैठे ही सोच रहा था, मुझे संकोच हो रहा था। स्वागत मेरा नहीं होना चाहिए, आप ताली बजाकर मेरा स्वागत कर रहे थे। बहनों भाइयों, मैं अभिभूत हूं, मेरे स्वागत की जरूरत नहीं है, बल्कि आप सब लोगों ने उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में 73 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुनकर भारत की संसद में भेजे हैं और आप तालियां बजाकर, फूलों की हार पहनाकर फिर भी हम लोगों का इतना स्वागत कर रहे हैं। यह स्वागत और अभिनंदन कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं।
जानता हूं कि सरकार बने हुए केंद्र में 15 महीनों का समय गुजर गया। आप लोगों में से बहुत सारे लोग यह सवाल करते होंगे कि 15 महीने में आपकी सरकार ने किया क्या, हालात कितने बदतर हो गए थे इस देश की, यह आपको बतलाने की जरूरत नहीं है। आप सभी को एहसास है। हर मोर्चे पर, आर्थिक मोर्चे पर, सुरक्षा के मोर्चे पर, सामाजिक मोर्चे पर संकटों के बादल छाए हुए थे। इन सब सारी स्थितियों से निपटना, मैं मान लेता हूं इस बात को कि मैं कहूं कि हमारी केंद्र की सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह काम किया है, यह काम किया है, यह काम किया है। कोई यह कह सकता है, उस पर विवाद कर सकता है, उस पर बहस कर सकता है, लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं बहनों भाइयों, डंके की चोट पर कह सकता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी के किए हुए कामों पर भले ही कोई सवालिया निशान लगाता हो, बहस करता हो, उसका जवाब तो हम दे सकते हैं, लेकिन इतनी बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, इस मुद्दे पर कोई बहस नहीं कर सकता है कि आजाद भारत में, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का मस्तक ऊंचा करने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया। सारी दुनिया में भारत की साख, भारत की विश्वसनीयता बढ़ी है, तेजी के साथ बढ़ी है, लेकिन हम केवल सारी दुनिया में आपका मान, सम्मान, स्वाभिमान बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। केवल वहीं तक हम सीमित नहीं है, इसके आगे भी लंबी योजनाएं हम लोगों ने बनाना शुरू कर दिया है। कुछ ही समय के बाद उसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। आपको जानकारी होगी, हम लोगों ने बैठकर यह विचार किया, यह कैसी विडंबना है, क्या दुर्भाग्य है इस देश का। हिंदुस्तान की बैंकों में दस्तक केवल बड़ा पैसे वाला और धनवान व्यक्ति ही हिंदुस्तान के बैंकों के दरवाजे तक पहुंच सकता है। हमारा गरीब आदमी, किसान आदमी बैंक के दरवाजे पर दस्तक देने में डरता है। देश के हर परिवार को बैंकों से जोड़ने का हम लोगों ने फैसला किया और प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत भले ही किसी के पास अकाउंट खोलने के लिए पैसा रहा हो अथवा न रहा हो, बहनों भाइयों, उसका हम लोगों ने बैंकों में अकाउंट खोल दिया है कि अब सरकार के द्वारा कोई भी सहायता और कोई भी राहत मिलेगी तो वह बिचौलियों के माध्यम से उस आदमी के पास नहीं पहुंचेगी, बल्कि उस बैंक के माध्यम से उसके खाते में वह पैसा पहुंच जाएगा और पूरा का पूरा पैसा पहुंच जाएगा। पहली बार किया। 3 योजना है बीमा से संबंधित, 18 से लेकर 70 वर्ष, 17 वर्ष नहीं कह रहा, 70 वर्ष, 18 से 70 वर्ष के बीच जिनकी उम्र है, हर महीना 1 रुपया, हर महीना 1 रुपया, साल में 12 रुपया जिसने जमा कर दिया अथवा सब मिला जुलाकर उस बीमा योजना के अंतर्गत 500 रुपया केवल जमा कर दिया तो जीवन में एक भी पैसा जमा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कोई दुर्घटना हो जाती है, मृत्यु हो जाती है तो परिवार के सदस्यों को सीधे सीधे 2 लाख रुपया जीवन बीमा कंपनी से मिल जाएगा। केवल महीने में 1 रुपया या वर्ष में केवल पूरे जिंदगी में एक बार 500 रुपया जमा करना, 2 लाख रुपए की। यदि वह अपाहिज हो गया दुर्घटना में तो 1 लाख रुपए की क्या जीवन बीमा उसका पक्का रहेगा, 1 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त हो। ऐसे ही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना भी प्रारंभ की है हम लोगों ने। 330 रुपया सालाना देकर आपका 2 लाख रुपए का बीमा हो सकता है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 18 से लेकर 40 वर्ष की उम्र में थोड़ा सा पैसा जमा करना, गरीब के लिए भी उतना पैसा जमा करना कोई बड़ी बात नहीं होगी बहनों भाइयों। लेकिन 60 साल की जब आपकी उम्र पूरी हो जाएगी, भले ही आप कहीं नौकरी न करते हो, भले ही कहीं आप नौकरी न करते हो, क्योंकि जो नौकरी करता है उसे ही रिटायर हो जाने के बाद पेंशन मिलती है, लेकिन जो खेती करता है, मजदूरी करता है, उसे पेंशन नहीं मिलती है। लेकिन अटल पेंशन योजना के अंतर्गत आपने 18 से लेकर 40 साल की उम्र में अपना बीमा करा लिया तो 60 वर्ष की केवल इतना ही जमा करना है। 60 वर्ष की उम्र पूरा होने के बाद
हर महीने 1,000 से लेकर 5,000 रुपए तक की पेंशन की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। देश के इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने यह सुविधा मुहैया कराई। परिणाम दिखेगा। मैं अपने कांग्रेस के दोस्तों से कहता हूं, सपा बसपा के दोस्तों से कहता हूं, क्यों तो व्याकुल हो रहे हैं। और बहनों भाइयों, उनके व्याकुल होने का कारण यह है, वह हकीकत समझते हैं, हकीकत समझते हैं। अरे बाप रे बाप, यह सरकार जब इतना काम कर रही है और 2 साल 2.5 साल के बाद जब लोगों को दिखने लगेगा, तब तो हम लोगों को तलाशे हुए धरती नहीं मिलेगी, तलाशने पर भी धरती नहीं मिलेगी। इसीलिए घबराए, इसीलिए आलोचना कर रहे हैं। मेरे जवानों, मैं जानता हूं कि सबसे बड़ा संकट आपके सामने बेरोजगारी का संकट है, बेरोजगारी का संकट। सबको नौकरी न हम दे सकते हैं, न हमारे बाद कोई आएगा दे पाएगा, न पहले वाला किसी को कोई नौकरी दे पाएगा। मैं जानता हूं इस हकीकत, लेकिन हम लोगों ने एक मुद्रा बैंक की स्कीम खोली है। 1,25,000 करोड़ रुपया उसमें रख दिया और हम लोगों ने कहा छोटा मोटा उद्योग करने के लिए भले ही ठेला यदि कोई लगाना चाहता है 5,000 रुपए की जरूरत होगी, तब भी 5,000 से लेकर 20 लाख रुपए तक कोई रोजगार करना चाहता है तो कम ब्याज दर पर मुद्रा बैंक से उसे कर्ज मुहैया कराया जाएगा, ताकि वह जवान अपने पैरों पर खड़ा हो सके, उसे रोजगार का अवसर मिले। बराबर भारत की राजनीति में आपने देखा होगा, बराबर जब चुनाव आता है बख्शीश बांटते हैं, भीख बांटते हैं, किसी को 1,000, किसी को 2,000, किसानों को कुछ दे दिया, उनको कुछ दे दिया, चुनाव खत्म हो गया। 5 वर्ष के बाद फिर अपना हालत वही है। अस्थाई लाभ जो मिलना चाहिए वह अस्थाई लाभ लोगों को नहीं मिल पाता, लेकिन हम आपको अस्थाई लाभ देना चाहते हैं। बख्शीश देकर हम आपको जिंदगी जीने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। बहनों भाइयों, आपको यदि हम जिंदगी देना चाहते हैं, सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी जीने का हक देना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग यह सब सारी चीजें कर रहे हैं और कोई दूसरा कारण नहीं। अभी यहां पर ओले पाले पड़े थे कि नहीं? ओला पड़ा था कि नहीं? यहां जरा आप लोग बतलाओ, कुछ पड़ा था ना? पैसा सबका मिल गया? नहीं मिला। अब मैं बताऊं, यहां पर पढ़े लिखे लोग भी हैं, प्रेस के लोग। बहनों भाइयों, पहली बार मेरी बात गलत हो तो मैं अपने प्रेस के मित्रों को भी कहूंगा कि अखबार में लिख दीजिएगा कि राजनाथ सिंह आए थे और जनता को गुमराह करके चले गए। मैं उसे स्वीकार कर लूंगा या तो अपनी गलती सुधार लूंगा, क्योंकि जनता के आंखों में मैं इतने दिनों तक यहां रहा हूं। मेरे बहनों भाइयों, आपकी आंखों में धूल झोंक कर मैंने राजनीति नहीं की है, राजनीति की है तो आपकी आंखों में आंख डालकर बराबर मैंने राजनीति की है। पहली बार इस आजाद भारत के इतिहास में हुआ है। पहले क्या होता था, 50% से अधिक फसल बर्बाद हो जाती थी, तब लोगों को मुआवजा मिलता था। यही होता था भैया, यह होता था कि नहीं होता था? तुरंत प्रधानमंत्री जी से हम लोगों की बातचीत हुई, प्रधानमंत्री जी ने चटपट फैसला कर दिया। मैंने कहा कि नहीं, 50% बहुत हो जाता है, 30%, 32%, 33%, यानी फसल बर्बाद हो जाती है तब भी मुआवजा मिलना चाहिए, और पहले जितना मुआवजा मिलता था उसका 1.5 गुना मिलना चाहिए। और इतना ही नहीं, पहले केवल 1 हेक्टेयर का मुआवजा मिलता था, हम लोगों ने केंद्र से आदेश कर दिया 2 हेक्टेयर का मुआवजा दिया जाना चाहिए। लेकिन मुझे जानकारी मिली है और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां हो सकता है कि लोगों की राय उससे अलग, आप लोगों को मिल गया सब कुछ मिला 1.5 गुना अथवा 1 हेक्टेयर के बजाय। मेरे प्रेस के मित्रों, जरा उधर देख लो, सब लोग हाथ हिला रहे हैं, किसी को कुछ नहीं। हाथ हिला दिया, प्रेस के लोगों को दिखा दीजिए ताकि संदेश आपका चला जाए। ये हालत। लेकिन इसका भी पता लगा लीजिएगा कितना पैसा हमने दिया है। मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में केंद्र से ओला पाला पड़ने पर इतनी धनराशि उत्तर प्रदेश सरकार को कभी भी मुहैया नहीं करी है, मैं दावे के साथ। इसलिए मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार से मैं अपील करना चाहता हूं कि किसानों को जो भी केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किया है, पैसा भी दिया है, उसके अनुरूप जिनको अभी तक
ओले पाले के कारण जो क्षति हुई है उसका लाभ नहीं मिला है, उन्हें लाभ मुहैया कराया जाना चाहिए। यह मैं अपील करना चाहता हूं। आप लोगों को मालूम है गोरखपुर में खाद की फैक्ट्री थी, मालूम है भैया? इधर के लोग भी तो उसमें नौकरी कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? किसी ने खबर ली? इसके पहले किसी ने खबर ली? बोलिए बहनों भाइयों, 1 साल के अंदर हम लोगों ने फैसला कर लिया है कि चाहे जितना 1000 करोड़ खर्च होगा, हम गोरखपुर की खाद फैक्ट्री को चलाएंगे जो इतने वर्षों से बंद पड़ी। और मैं केवल आश्वासन नहीं दे रहा हूं, कैबिनेट में हम लोगों ने फैसला कर दिया, कैबिनेट का फैसला हो गया, पैसा स्वीकृत हो गया, पैसा स्वीकृत हो गया। और मेरी बात गलत हो तो हमारे प्रेस के दोस्त बैठे हैं, लिख देना कि झूठ बोले। चीनी मिल खूब चल रही है धुआंधार में, बहुत हालत खराब है, बहुत हालत। जो पहले का रहा भी होगा पैसा, उसे वो भी नहीं मिला ना, बंद भी है और क्या है, पैसा भी नहीं। बहनों भाइयों, वैसे ही राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। राज्य सरकार जिन भी गन्ना किसानों का अपने गन्ने की कीमत का बकाया है उसका भुगतान करे। लेकिन हम लोगों ने कहा भाई हम कुछ बोझ हम उठा लेते हैं, कुछ आप उठा लीजिए, करिए तो कुछ। और 6000 करोड़ रुपया हम लोगों ने देने का फैसला किया है, 6000 करोड़ रुपया। और सीधे मिल मालिकों को हम लोगों ने कहा है कि जो केंद्र का पैसा है वो और कहीं नहीं जाएगा, सीधे जो किसान है उसके बैंक के खाते में जाएगा, यह भी आदेश हम लोगों ने। तो भैया 6000 करोड़ का हम बैंकों से दिला रहे हैं, कर रहे हैं, अब उसके वितरण की व्यवस्था तो राज्य सरकार को ही करनी पड़ेगी। क्या करें, मजबूरी, करें क्या? लेकिन छोड़िए, ये सब चीजें अपनी जगह पर है। लेकिन आप लोग ठीक ठाक है ना कि नहीं है? क्या? अरे केवल आज पसीना हुआ, अच्छा सड़क वड़क तो सब ठीक ठाक बन गई है ना? नहीं, पानी वानी तो सब एकदम दुरुस्त है, वो भी नहीं। नहरें तो लबालब भरी हैं, वो भी नहीं। तेल तक पानी पहुंच गया, वो भी नहीं। अच्छा बिजली तो आ रही है ना? वो भी नहीं। अच्छा बिजली नहीं आ रही है, बिजली का बिल तो आ रहा है, क्या पूछ, क्या पूछ। अच्छा बिजली का बिल जितनी बिजली खर्च करते हैं उतना ही आता है कि डबल ट्रिपल आता है? 5 गुना ज्यादा। मेरे प्रेस के दोस्तों देख लो भैया, हालत ये है। मेरी बात गलत हो तो ताली मत बजाइएगा, सही हो तो ताली बजाइएगा। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। जिनको याद हो वही, जिनको न याद हो मत बोलिएगा। हम ताली सुन के गदगद नहीं होने वाले। बहनों भाइयों, जब मैं मुख्यमंत्री था, मैं 1.25 साल के लिए मुख्यमंत्री यहाँ रहा, 1.25 साल। और आते ही 3 महीने के अंदर मैंने आदेश कर दिया था, व्यवस्था करा दी थी, चाहे जो कुछ भी हो जाए, गांवों में भी रात को बिजली मुहैया कराई जानी चाहिए। और रात को हमने बिजली मुहैया कराने का काम किया था, रात को बिजली मुहैया। मैं जानता हूं कि लंबा समय हो गया, सबको याद नहीं होगा, कुछ लोगों को याद हो। क्यों नहीं व्यवस्था में परिवर्तन हो सकता है? दिल में काम करने की ललक चाहिए, दिल में काम करने की तड़पन चाहिए, समस्याओं की समझ चाहिए। समाधान क्यों नहीं हो सकता? आप लोगों ने देखा हालात कितने गड़बड़ हो गए।
पहली बात, स्वच्छता होनी चाहिए, गांव गांव में घर घर में शौचालय बनने चाहिए। अब स्कूलों में ये बताइए शौचालय का कुछ बन रहा है कि नहीं? थोड़ा कुछ भी। हम लोगों ने केंद्र के द्वारा चलने वाले सारे केंद्रीय विद्यालयों में शौचालय बनवा दिया है, यह जाकर कोई भी इसका पता लगा ले। और अब चाहिए यहां राज्य सरकार को लड़कों के लिए अलग, लड़कियों के लिए कम से कम विद्यालयों में व्यवस्था करना। हम लोगों का संकल्प है कि एक निर्धारित समय के अंदर हम, लेकिन उसे लागू राज्य सरकार को ही करना पड़ेगा, चाहे हम जितना भी करें। हम मदद कर सकते हैं। पहले पूरा जितना पैसा बजट होता था उसका 32%, यानी 100 पैसा में 32 पैसा राज्य सरकार को आता था। बहनों भाइयों, देश के इतिहास में पहली बार 32 पैसे को बढ़ाकर 100 पैसे में 42 पैसा हम लोगों ने राज्य सरकार को देना प्रारंभ कर दिया। 42 पैसा। अब तो काम होना चाहिए, अब तो काम होना चाहिए, नहीं हो रहा। आप लोगों ने पहले यह भी देखा होगा, जब होता था तब सीमा पर सीज फायर वायलेशन जिसे कहते हैं, सीमा समझौते का उल्लंघन बराबर पाकिस्तान करता रहा है, जबकि हम लोगों की बराबर यह कोशिश रही है, चाहे पाकिस्तान हो, लंका हो, नेपाल हो, चाहे बर्मा हो, कोई भूटान हो, बांग्लादेश हो, हमारे जितने पड़ोसी देश हैं, हम सारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे रिश्ते मित्रवत होने चाहिए, भाईचारे के रिश्ते होने चाहिए, बराबर हम लोग कोशिश रही है। इसीलिए पहली बार हमारे प्रधानमंत्री ने जिस दिन शपथ लेना था तो सारे पड़ोसी देशों के जितने राष्ट्राध्यक्ष थे, सारे राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया और यह कहा कि हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, हम अपना हाथ आपके आगे बढ़ाते हैं, आप आइए हमारे शपथ ग्रहण समारोह में, और यहीं से एक नए युग का सिलसिला हम प्रारंभ करें ताकि पड़ोसी देशों के साथ हमारे रिश्ते बेहतर हो जाए। क्योंकि आप भी इस हकीकत को जानते हैं मित्रों, समय के साथ दोस्त बदल जाता है, लेकिन पड़ोसी जो होता है वह कभी भी नहीं बदलता है। बिरले ही होता है कि पड़ोसी बदलता है। पड़ोसियों के साथ हम अच्छे रिश्ते चाहते हैं। नेपाल के साथ हमारे अच्छे रिश्ते। नेपाल में जब प्राकृतिक भूकंप की आपदा आई, नेपाल के लोगों से पूछ लीजिए, दुनिया में सबसे आगे बढ़कर यदि मदद करने के लिए किसी ने कदम बढ़ाया था तो आपका देश है, वह भारत, जिसने नेपाल की मदद करने के लिए दिल खोल कर अपने कदम आगे बढ़ाए। स्वीकार करते हैं क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है, हम उसे अच्छे रिश्ते चाहते हैं। लेकिन पता नहीं पाकिस्तान को क्या हो गया, क्या हो गया। उफा में हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे तो वहां के प्रधानमंत्री जी से बातचीत हुई, नवाज शरीफ साहब से। बात यह तय हो गई कि भाई राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के स्तर पर बातचीत होगी, लेकिन केवल आतंकवाद के मुद्दे पर बात होगी। भाई पहले सुरक्षा की गारंटी हो जाए तभी ना विकास होगा, कि बिना सुरक्षा के विकास हो सकता है। पहले सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए, हिंदुस्तान के लोगों को भी होनी चाहिए, पाकिस्तान के भी लोगों को होनी चाहिए। बहनों भाइयों, हम केवल हिंदुस्तान का ही विकास नहीं चाहते, अपने पड़ोसी देशों का भी हम विकास चाहते हैं। पड़ोसी देशों का भी हम विकास चाहते हैं। हम जाति, पंथ और मजहब, धर्म के आधार पर सोचने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करने वाले लोग। मनुष्य चाहे किसी भी कौम में क्यों न पैदा हुआ हो, किसी धर्म को क्यों न मानता हो, परमात्मा ने यदि मनुष्य बनाया है तो सभी एक दूसरे के भाई भाई हैं। और भारत दुनिया का अकेला देश है जो इसी सोच और इसी भाव के आधार पर सारे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने का काम किया है, तो भारत ने किया है, दुनिया के और किसी देश ने नहीं किया है। हमने कहा कि धरती पर जितने भी हैं सभी एक दूसरे के भाई भाई हैं, संदेश हम लोगों ने दिया और उसी रास्ते पर हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इधर बात हुई, उधर पाकिस्तान ने सीमा के ऊपर ठोकना शुरू कर दिया, धड़ाधड़ फायरिंग शुरू कर दी। ऐसे ही नवंबर में हुआ, हमारे वहां पर अर्धसैनिक बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लोग तैनात थे। मैंने देखा टेलीविजन पर कि भारत के 5 लोग मार डाले गए।
कई लोगों के मकान ध्वस्त हुए। मैंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक से पूछा कि क्या हो रहा है, अपनी फोर्स क्या कर रही है? तो उन्होंने बताया कि साहब हम लोग सफेद झंडे दिखा रहे हैं। मैंने पूछा क्यों सफेद झंडे दिखा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि साहब ऐसा ही चलता है ताकि हम आपसे झगड़ा नहीं करना चाहते, हम आपसे बातचीत करना चाहते, इसलिए सफेद झंडे दिखाते। तो बहनों भाइयों, मैंने कहा कि आगे फिर से हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। पहली गोली भारत से नहीं चलनी चाहिए, पड़ोसी पर हम पहली गोली नहीं चलाना चाहते। लेकिन यदि उधर से गोली चलती है तो फिर अपनी गोली रुकनी भी नहीं चाहिए, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। हो रहा है। पाकिस्तान चला गया संयुक्त राष्ट्र में, कहने लगा साहब भेजिए टीम, भेजिए, जाकर देखें तो क्या हुआ। मैं पाकिस्तान से पूछना चाहता हूं, क्या हम लोगों ने गोली चलाई? आप सीमा पर रहने वाले निरीह प्राणियों की हत्या करते हैं, सीमा समझौते का अतिक्रमण करते हैं। आज भी हम लोग चाहते हैं पाकिस्तान के साथ बैठकर बातचीत हो जाए आतंकवाद के मुद्दे पर। बराबर हमारे प्रधानमंत्री जी की यही कोशिश है, लेकिन हो नहीं रहा। बात करने को जो ही हम लोग बात करते हैं त्यों ही वो गोली चलाना शुरू कर देते हैं। कुछ अजीबोगरीब हालात वहां के हो गए। तो आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, आपके माध्यम से पूरी देश की जनता को भी मैं यकीन दिलाना चाहता हूं बहनों भाई, जब तक हम लोगों की सरकार है, चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाहे जितनी भी कीमत हमको क्यों न चुकानी पड़े, हम भारत की आन बान शान पर किसी भी सूरत में आंच नहीं आने देंगे। हम आपको भरोसा दें। हम लोग तो अहिंसा की राजनीति करने वाले लोग हैं, बंधुत्व की राजनीति करने वाले लोग, सेवा की राजनीति करने वाले लोग, लेकिन यह सिलसिला बंद होना चाहिए। इसलिए मैं आप सबसे यही अपील करना चाहता हूं बहनों भाइयों, आपका आशीर्वाद मिला है, आपका आशीर्वाद मिलता रहे। और आपके क्षेत्रीय सांसद के बारे में मैं कह सकता हूं, मैं जानता हूं कोई यहां सांसद होता है 50 बातें होती हैं, कुछ विरोधी भी होते हैं, कुछ समर्थक भी होते हैं, कुछ 10 तरीके की बातें चलती हैं, लेकिन किसी विषय पर भारत की संसद में तर्कसम्मत तरीके से बात रखने का काम यदि कोई करता है, क्षेत्रीय मुद्दों को उठाने का काम भी करते हैं, तो आपके सांसद पंकज चौधरी करते हैं बहनों भाइयों। मैं आपको जानकारी देता हूं, हम लोगों को ना है। वैसे ही आपके पड़ोसी क्षेत्र डुमरियागंज के सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी आज से रहे, उनको बहुत पहले से आप सुन रहे हैं। प्रभावी भूमिका जैसे सांसद को, जैसे जनप्रतिनिधि को निभानी चाहिए, वैसे वो निभा रहे हैं। इसलिए आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ मैं कहते हुए, क्योंकि पता नहीं, मुझे आश्चर्य है, मैं सचमुच आप लोगों के संकल्प शक्ति की मैं दाद देता हूं। इतना पसीना, मैं तो एकदम बिल्कुल पानी पानी हो गया हूं। और बॉर्डर के विकास की, इन सब सारी चीजों की इन लोगों ने ज्ञापन दिया है, प्रार्थना पत्र दिया है, उसमें मैं उसको दिखवाता हूं। और मैं यहां कहूंगा कि जिन सड़कों की बात की जा रही थी, बल्कि हमारे पास एक बार आ जाए लोग, मैं उत्तर प्रदेश सरकार से भी बात करनी होगी, तो बात करके उनका कहूंगा कि प्रस्ताव जल्दी भेजे, ताकि केंद्र के स्तर पर जो भी होना है उसे हम जल्दी कर सकें। तो चलें, लेकिन बोलिए एक बार